अस्सलाम वालेकुम। इमरान याकूब खान साहब के साथ व्यू पॉइंट से मैं हूं ज़ैनब जतोई। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी जो है वो बढ़ती जा रही है। 7 रोज़ मुकम्मल हो गए हैं, एक बार हफ्ते पर हमलों का सिलसिला जारी है। ऐसे में मुज़ाकरात के हवाले से जो खबरें आ रही थी कि मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए कोशिशें हो रही हैं, इस पर अरब मीडिया की जानिब से एक रिपोर्ट शाया की गई है। खबर ये आई है कि ईरान अमेरिका के साथ मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद ईरान ने मुअत्तल कर दिया है और ईरान की जानिब से भी स्टेटमेंट दी गई थी कि मुज़ाकरात और जंग की जो पॉलिसी है उसको ईरान जो है ख़त्म करता है। तो अब ऐसा लग रहा है कि खित्ते में शायद एक जंग जो है वो शुरू हो सकती है और ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का शिकार आगे जाके पूरा खित्ता हो सकता है। इस सारे मामले को प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि क्या मज़ीद हो सकता है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे JUIF और हुकूमत के दरमियान इख्तलाफात बढ़ रहे हैं और एहतजाज से मुतालिक भी कॉल दी गई है JUIF की और हुकूमती सतह पर यह कहा जा रहा है कि एहतजाज या धरना नहीं देने दिया जाएगा। तो फिर क्या होगा, मुफाहमत होगी या मुज़ाहमत होगी, इस मामले को प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे तेल और गैस की पैदावार के हवाले से। एक्सप्लोरेशन कंपनीज जो हैं पाकिस्तान में इन ज़खायर को एक्सप्लोर करने के लिए मुख्तलिफ मुआहदे कर चुकी हैं और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर तेल और गैस के ज़खायर मौजूद हैं। इस हवाले से भी अपडेट्स लेंगे कि क्या अभी तक डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं, इसको भी प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे ईरान और अमेरिका के दरमियान इस वक्त क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है, क्योंकि अब ना तो मुज़ाकरात होंगे ना मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर अमल दरामद होगा। तो क्या अब फुल स्केल वॉर होगी? इस सारे मामले को हम डिस्कस करेंगे। जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या लगता है आपको, क्योंकि इत्तलात ये आ रही हैं कि ट्रंप ईरान पर बड़े हमले का सोच रहे हैं और उन्होंने दर्जनों जंगी तैयारे इसराइल रवाना कर दिए हैं, और जबकि ये भी कहा जा रहा है कि ईरान के बिजली घरों को निशाना बनाया जा सकता है, अहम इंफ्रास्ट्रक्चर, एटमी तनसीबात को निशाना बनाया जा सकता है। तो क्या होता आपको नजर आ रहा है? जंग होने वाली है दोनों के दरमियान? देखिए, जब तक हमें ये क्लियर ना हो कि मकासद क्या है अमेरिका के और इसराइल के, उस पर अगर हम इत्तेफाक कर लें तो फिर आपको समझ आती है कि जंग होगी कि नहीं होगी, या आगे बढ़ेगा मामला कि नहीं बढ़ेगा आगे। नंबर एक तो जो उनकी कोशिश ये थी कि भाई ईरान को तो चंद दिनों में वो ओवररन कर जाएंगे और फिर जाके एस्पेंसी के साइड पे बैठ जाएंगे, रूस को एक तरफ से और चीन का रास्ता सारा ब्लॉक कर देंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे ये नहीं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे सिर्फ वो कंट्रोल करना चाहते थे कि भाई लोगों को आना जाना फ्री हो, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को, बाब अल मंदब को पूरी तरीके से अपने काबू में करना चाहते थे, ताकि जो चीन का और दूसरे जो मशरकी ममालिक हैं मशरकी एशिया के, उनका जो तरक्की है, उनका जो बढ़ता हुआ सूखा वो रुक सके। और ऑब्वियसली पहले जैसे लोग बात करते थे, लोग हमारा मजाक उड़ाते थे। ग्रेटर इजराइल का नक्शा बना हुआ है, उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। जब इस बैकग्राउंड में हम देखते हैं तो जो बड़ी पाकिस्तान की बड़ी कोशिशों से कुछ जो टाइम मिला था, वो मेरे ख्याल ट्रंप साहब टाइम गेन कर रहे थे, क्योंकि उनको अंदाजा नहीं था कि ईरान इतनी मजबूती के साथ सामने खड़ा हो जाएगा। उन्होंने ईरान को समझने में गलती की थी। अब वो इस जंग को पूरी तरह फैलाने के बजाय वो जंग को इस तरीके से जारी रखे हुए हैं। उनकी कोशिश ये है कि ईरान को नुकसान पहुंचाते रहें, और ईरान इंटर्न, ईरान अमेरिका पर डायरेक्टली हमला तो नहीं कर सकता, इजराइल पे कर सकता है और अमेरिकी अड्डों में कर सकता है। अमेरिकी अड्डे जो खित्ते में है, और आपने देखा होगा कि ये जब यमन के हवाई अड्डे पर ईरान का जहाज पर निशाना बनाया गया, हुतियों की तरफ से ये ऐलान ये हुआ कि हुतियों ने सऊदी अरेबिया पर हमला कर दिया है। इसका एक मैं समझता हूँ इसको कि ये सारे गलत बयानी है। ईरानी जहाज को तबाह करने सऊदी अरेबिया उस यमन के उस हिस्से के, उस हुकूमत के खिलाफ क्यों काम करेगा जिसको वो खुद सपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से सऊदी अरेबिया के UAE के ताल्लुकात बिगड़े हैं। तो ये तो मानने वाली बात नहीं है, और हुतियों का उस पर हमला करना मानने वाली बात नहीं है। ये जरूर हो सकता है कि ईरान के ऊपर मिसाइल या खुद अपने मिसाइल ऐसे करके फायर करती है, लेकिन उनकी दूसरी कोशिश ये है कि मुसलमान मुल्कों को आपस में लड़ाया जाए। जनरल साहब, हम ये बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हो, आप शुरू से यही समझाने की कोशिश करते हैं कि असल में इसराइल और अमेरिका के अज़ाइम क्या हैं, और बहुत सारी चीज़ें उसी तरह से साबित भी हो रही हैं। ये फरमाइएगा कि जो सुल्तान एयरबेस पे सऊदीया में हमला हुआ है, इस पे सऊदीया किस तरह से रिएक्ट करेगा? देखिए,
सऊदीया ने थ्रू आउट इस पीरियड में कमाल दाशमंदी का सबूत दिया है। उन्होंने बिल्कुल ईरान के खिलाफ रिएक्ट नहीं किया, अब भी वो ईरान के खिलाफ रिएक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि तुर्की, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, कतर, पाकिस्तान और कुवैत भी किसी हद तक ये बात समझ चुके हैं कि ये सब मकसद क्या है। मुसलमान लोगों को आपस में लड़ाना शुरू कर देंगे। आपको पता है डिक चेनी का जो था कि क्रिस्चन एक तरफ सुन्नी इस्लाम और दूसरे शिया इस्लाम खड़ा करते हैं वो लोग, इस किस्म की जंग शुरू कराएंगे वो तो, और तबाही मचेगी। इसलिए सऊदी अरेबिया ये काम नहीं करेगा, रिएक्ट नहीं करेगा। पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि रिएक्शन ना हो। पाकिस्तान की पूरी कोशिश ये है कि जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस ईरान ने बनाया हुआ है उसका कोई एक्शन ऐसा ना हो जो सऊदी अरेबिया को, कतर को, कुवैत को कोई नुकसान पहुंचा सके। यूएई के भी हम नुकसान पहुंचाने की हम उसमें नहीं है। इसलिए मेरा अपना ख्याल ये है कि अभी थोड़ा ठहराव देखेंगे, और सऊदी अरेबिया की हुकूमत ने जिस तरीके से अपने एक दानिशमंदी का सबूत दिया है, मुझे उम्मीद है, बल्कि मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह वो इसी तरह समझदारी का सबूत देंगे। सर, पाकिस्तान तो ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात करवाने की भी कोशिश कर रहा था। अब ईरान ने भी मौक़िफ़ अपना वाज़े कर दिया है कि जंग के साथ मुज़ाकरात की पॉलिसी नहीं चलेगी। तो फिर पाकिस्तान, आपको क्या समझते हैं, पाकिस्तान मुज़ाकरात को लेकर अभी भी कोशिशें कर रहा है? देखिए, अभी हमारे फील्ड मार्शल तुर्की तशरीफ ले गए थे, 2 दिन वहां रहे। इस दौरान जो मुझे जो इत्तलात मिली थी कि तैयब एर्दोगान साहब ने, सदर जो हैं तुर्की के, और हमारे फील्ड मार्शल ने बड़ी कोशिश की थी ट्रम्प साहब को समझाने के, लेकिन समझाए तो तब ना जो कोई बात समझने को तैयार हो या उनकी जो नीयत में कोई फतूर ना हो। इसलिए कोशिशें अभी तक तो जारी हैं, क्योंकि पाकिस्तान समझता है कि ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है इसमें नुकसान इन लोगों का तो होगा ही होगा, पाकिस्तान का भी नुकसान है। पाकिस्तान के एक तरफ भारत बैठा हुआ है, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं अफगानिस्तान से मसाइल बने हुए हैं। ईरान अनस्टेबल हो जाए तब भी पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान है। इसलिए पाकिस्तान की पूरी कोशिश तो है, और अल्लाह करे पाकिस्तान को कामयाबी मिले, और मुल्क भी पाकिस्तान। जना साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो हैं खबरें कि अमेरिका जो है वो ईरान की एटमी तंसीबात पे हमला करने की तैयारियों में है, और इस सिलसिले में अपने जो B-2 बमबार तैयारे हैं वो भी भिजवा रहा है। दूसरी तरफ सर ये कहा जा रहा है कि रूस जो है उसने अपने डूम्सडे कमांड सेंटर जो है वो भी तेहरान पहुंचा दिया हुआ है। तो सर ये अगर सारी सूरत बनती है तो क्या वाकई ही रूस बराह रास्त ईरान की मदद को आएगा? ये रूस ने बहुत बड़ी मदद की है ईरान की ऑलरेडी, और रूस आएगा, क्योंकि ये डायरेक्टली अगर आप देखिए, अगर आप ईरान का नक्शा आप देखते हैं, खुदा न खास्ता ईरान को नुकसान पहुंचता है या ईरान कमजोर पड़ता है तो डायरेक्टली फिर रूस इफेक्ट होता है इससे, तो डायरेक्टली इफेक्ट हो रहा है ना इससे। चीन की जो बढ़ता हुआ रसूख है, या जो जिसने इकोनॉमिक स्पेस जो चीन ने कब्जा की हुई है वो भी रुक जाएगी। तो रूस का डायरेक्टली इन्वॉल्व होना मेरा ख्याल है कोई बड़ी कयास नहीं है, और रूस का इस मैदान में आके खड़े हो जाने से कम अमेरिका को ये बात समझ आ जाएगी कि ये काम अब नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब तक कोई बड़ी ताकत ईरान में आके खुद खड़ी नजर नहीं आएगी, अमेरिका बाज नहीं आएगा। लेकिन सर इस सारी सूरत हाल में फिर चीन जो है वो क्या किस तरह से अपना किरदार अदा करेगा? देखिए, चीन इनडायरेक्टली तो बहुत मदद कर रहा है ईरान की, और उस मदद की वजह से ईरान के जो स्टॉक्स हैं वो भी डाउन नहीं हुए, और चाहे मिसाइल्स के हैं या दूसरी चीज़ों के स्टॉक्स हैं। चीन का मसला ये है कि चीन अभी तक भी सिर्फ समझता ये है कि इक़्तिसादी तौर पर हमें आपस में मिलकर काम करना चाहिए, एक दूसरे का मुकाबला करना चाहिए, मैदान जंग इस सूरत हाल का हल नहीं है। लेकिन देखिए, चीन को भी अब समझने तो पड़ा गया कि अगर उसने अपने आप को एक आलमी क़ुव्वत के तौर पर, सुपर पावर के तौर पर मनवाना है, तो फिर हिचकिचाहट नहीं हो सकती इसमें। जनरल साहब ये फरमाइएगा कि अभी रिसेंटली अगर देखें तो ईरान ने कुवैत पे हमले किए हैं। अब ये खबरें हैं कि कुवैत भी पाकिस्तान के साथ सऊदीया की तर्ज जैसा मुआहदा चाहता है। तो क्या, एक तो ये कि क्या ये मुआहदा हो सकता है, और दूसरी बात ये कि अगर ये मुआहदा हो जाता है तो फिर क्या ईरान कुवैत पे हमले करना बंद कर देगा? देखिए, कुवैत पे अमेरिका, ईरान ने बड़ा वाज़े दुनिया को बताया हुआ है, अगर आप ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएंगे तो ईरान इसके जवाब में
जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उन मुल्कों में जहां पर अमेरिकन बेसेस मौजूद हैं वो उनको निशाना बनाएंगे। कुवैत का एक डिसैलिनेशन प्लांट जो है वो ख़त्म कर दिया गया है इस अटैक से। ये सिर्फ एक मैसेज दिया गया है। जहाँ तक पाकिस्तान का और कुवैत का आपस में दिफाई माहदे का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है इन खबरों में अभी तक तो सिर्फ बातचीत ही मुझे नजर आ रही है, हकीकत फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे नजर नहीं आ रही। नंबर 2, मेरा अपना ज़ाती नुक्ता नज़र ये है कि पाकिस्तान ओवर रीच कर जाएगा। वो कुवैत सऊदी अरबिया के साथ ताल्लुकात की वजह और सऊदी अरबिया के साथ दिफाई माहदे की वजह वजूहात कुछ और हैं, कुवैत की वो वजूहात तो नहीं है। और जब ये कुवैत पे बाकायदा हमला हुआ था इराक, उसको भी पाकिस्तान कुवैत के लिए मैदान में नहीं आया था। उसको भी पाकिस्तान अगर गया था तो देर से गया था, लेकिन उसको भी सऊदी अरबिया के लिए गया था। पाकिस्तान को अपने आप को फैलाना नहीं चाहिए, मेरा अपना नुक्ता नजर ये है, क्योंकि हमारे दुश्मन दाएं बाएं बैठे हुए। अच्छा सर, ये बताइएगा कि पाकिस्तान ने ट्रंप इंतजामिया के साथ बेहतर ताल्लुकात को अमली फवायद में बदलने की कोशिश जो है वो तेज़ कर दी है, ये भी खबरें आ रही हैं। और ये कहा जा रहा है कि दिफाई ताबन और मदनी सरमायाकारी मुहिम के लिए अमरीकी लॉबिंग फर्म के साथ $12 लाख का मुआहिदा किया है। फर्म कांग्रेस, पेंटागन और कौमी सलामती हुकाम से राब्तों में सहूलत फराहम करेगी। क्या पाकिस्तान अपने मकासद में कामयाब हो जाएगा? अल्लाह करे। देखिए, ट्रेडिंग पार्टनर तो हैं हम अमेरिका के साथ, पाकिस्तान का काफ़ी सारा माल अमेरिका जाता है, लेकिन ये हमारी खाम ख्याली है कि अमेरिका की सूरत में कभी भी पाकिस्तान की मदद को आएगा या किसी तरीके से इकनॉमिकली पाकिस्तान को मदद पहुँचाने की कोशिश करेगा। अगर वो ये करना चाहते हैं तो पाकिस्तान के कर्जे माफ़ कराएं। अच्छा सर, जितने बेतहाजा कर्जे हैं वो माफ़ कराएं, वो नहीं करेंगे। मैं नहीं ख्याल अमेरिका, ठीक है, थोड़ा बहुत आगे पीछे करता रहेगा, लेकिन इससे ज्यादा अमेरिका नहीं करेगा। अच्छा सर, ये भी खबरें हैं कि कुवैत ने पाकिस्तान से लड़ाका तैयारे और ड्रोन्स भिजवाने की दरख्वास्त की है। अगर बिलफर्ज पाकिस्तान ये चीज़ें उन्हें भिजवा भी देता है तो फिर उसके बदले में कुवैत पाकिस्तान को क्या दे सकता है सर? कुवैत तेल दे सकता है, ये कुवैती दिनार दे सकता है। कुवैत के पास दौलत तो काफ़ी है, लेकिन ये इतनी जल्दी हो नहीं सकता, क्योंकि उनकी जो डिमांड्स हैं या जो कुछ भी है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी तो पाकिस्तान की है ना। पाकिस्तान की अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी अपने ज़रूरत के मुताबिक, अगर अपनी ज़रूरत पूरी हो जाए, हमारे पास रिजर्व के बाद इतने हो तो हम दे सकते हैं, उनको देना चाहिए, क्यों नहीं। पैसे लेंगे तो उनको हम देंगे। हमारा वो दूसरी दुनिया से भी तो ले ही रहे हैं ना, वो लोग अमरीका हथियार भी तो खरीद रहे हैं, वाई नॉट पाकिस्तान। लेकिन मेरा फिर वही में कहना है कि पाकिस्तान को अपने आप को फैलाना नहीं चाहिए। डिफेंस पैक्ट्स इतने ज़्यादा सऊदी अरब के साथ ठीक है, इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के लिए ज़्यादा सूदमंद साबित नहीं होगा। सर, पाकिस्तान जिस तरह से सऊदीया के साथ भी दिफाई मुआहदे में है, अभी हम कुवैत की भी बात कर रहे थे, जिस तरह से हौसियों की जानिब से सऊदीया पर हमले किए जा रहे हैं, क्या समझते हैं आने वाले टाइम में पाकिस्तान किसके साथ खड़ा होगा, क्या सिचुएशन बन सकती है? इस पर भी प्लीज़ अपना कॉमेंट दीजिएगा। देखिए, दिफाई मुआहदे की नेचर समझिए ना, ये दिफाई मुआहदा है। हमने ये ऐलान किया कि एक दूसरे पर हमला, एक पर हमला, दूसरे पर हमला सब्र किया जाए। बिल्कुल। अच्छा, नंबर 1। नंबर 2, हुतियों ने क्या डायरेक्टली सऊदी अरेबिया को निशाना बनाया है या अमेरिकन बेसिस को निशाना बनाया है? ये भी एक, अगर अमेरिकी बेसिस को निशाना बनाया है तो फिर पाकिस्तान के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, क्योंकि अमेरिकन बेसिस को सऊदी अरेबिया ने खुद अपने पास रखा है और ये बहुत पहले उनको निकाल देना चाहिए था, क्योंकि अब तो सब समझ आ गया ना कि सारा जो चक्कर था, ये सारा सऊदी अरेबिया का पैसा, कतर का पैसा, यूएई का पैसा, कुवैत का पैसा, बहरीन का पैसा इनका लगा। हथियार अमेरिकन बिके, उन्होंने पैसा कमाए इनसे, उन्होंने इनको दिफाई निजाम बनाने की कोशिश की और वो फेल हो गया सारा। तो अब इन्हीं की वजह से अगर उनको ये अटैक भी इन पर हो रहे हैं तो व्हाई हैव देम देयर, व्हाई नॉट गेट रिड ऑफ देम। जनरल साहब, न्यूयॉर्क टाइम्स ने पहले तो खबरें आ रही थी कि अरब ममालिक को ये रियलाइजेशन होना शुरू हो गई है कि अमेरिकी एयर बेसिस हमारे मुल्कों में होना इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अमेरिका तो अपना डिफेंस नहीं कर सकता, तो हमारा क्या डिफेंस करेगा। इस किस्म की खबरें आती रहीं कि शायद अमेरिकी अड्डे जो हैं वो नहीं समझते अरब ममालिक के ये हमारा दिफा करेंगे। जी, मैं तो पहले दिन से, जब से ये हुआ है, मैं पहले दिन से बात कर रहा हूँ और रिपीट करके मैं थक गया हूँ। उनको निकाल देना चाहिए अमेरिका को। जब तक अमेरिका खिते में मौजूद है, इस खिते में अमन नहीं हो सकता। जब तक इजराइल की तौसीफ पसंदी को रोका नहीं जाएगा, इजराइल का
मेरा ख्याल है इस दुनिया के नक्शे पर होना पूरी दुनिया के लिए नुकसानदेह है। जनरल साहब ये फरमाइएगा कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह दावा किया है कि साबिक ईरानी सदर अहमदीनेजाद जो थे वो मोसाद के एजेंट थे, अगरचे उनके ऑफिस की तरफ से जो है इस बात की तरदीद की गई है, लेकिन सर आपकी नज़र में ये सारा मामला है क्या? क्या वाकई ऐसा था या एक नया स्कैंडल गढ़ने की कोशिश की गई है? देखिए, ये यहूदियों के जो बड़ों ने कॉवेनेंट ऑफ ज़ायन लिखा था ना, उसके साथ उन्होंने फैसला किया था कि हर साल 100 बच्चों को जो थोड़े ब्रिलियंट हैं, 50 को फाइनेंस में और 50 को मीडिया में तरबियत दी जाएगी। और ये मैं बात कर रहा हूँ तकरीबन 150 साल 200 साल पुरानी, तो उस पर काम करते रहे। तो ये एक उनका तरीका था अहमदीनेजाद को हटाने के लिए। आप लोगों को बताऊं, अहमदीनेजाद को हटाने के लिए CIA ने सरतोड़ कोशिश की थी जब ये सदर थे वहां पे। बहुत बड़ा हंगामा हुआ था वहां पे, लेकिन कंट्रोल कर गए थे ये। अहमदीनेजाद को उनकी कोशिश ये थी किसी तरीके से अहमदीनेजाद को एक अल्टरनेटिव के तौर पे पेश करें, क्योंकि जो रजा शाह पहले वगैरह को तो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे, इसका ख्याल था कि इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन अहमदीनेजाद बहुत समझदार आदमी है, उन्होंने इससे भी इनकार कर दिया, उन्होंने आगे आने से इनकार कर दिया। अब उनको सिर्फ स्कैंडलाइज करने की कोशिश की जा रही है। सर इस वक्त मुख्तलिफ अमरीकी अखबार मुख्तलिफ दावे कर रहे हैं, जिस तरह इमरान साहब ने भी अभी बताया कि न्यूयॉर्क टाइम्स की जानिब से ये दावा किया जा रहा है। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका जो है अपनी फ़ौजें उतारने के हवाले से फ़ौजी हमले के बारे में भी सोच रहा है। एक अमरीकी अखबार ने ये भी दावा किया है। इसमें आपको क्या लगता है कि क्या आने वाले टाइम में ये हिकमत अमली अमरीका अपना सकता है? जी, अमेरिका को अगर अपनाएगा तो ये अमरीकी फौजों का कब्रिस्तान बन जाएगा। इराक नहीं है ईरान। ईरान का जोग्राफिया ईरान का बहुत बड़ा दिफा है, और अमेरिकी फौजी इस चीज के आदी नहीं है। और उनको अब एज ए अमेरिकन को भी आप देखिए, उनके जो आम आदमी हैं, जो आम तजिया निगार हैं, वो बड़ा वाज़ेह ये कह रहे हैं कि ये अगर अमेरिका ने इसका कदम उठाया तो अमेरिका बहुत नुकसान उठाएगा, क्योंकि ईरानी इसी जंग की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने अपने लिए ऐसे तरीके तैयार कर रखे हैं कि जैसे ये एक दफ़ा अमेरिका ने गलती कर दी, फिर अमेरिका को यहाँ से जाने नहीं देंगे जब तक अमेरिका खुद मेहनतें नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक। अमेरिका फतह में तो जाहिर है ईरान से बढ़तरी हासिल नहीं कर सका। अब ज़मीनी हमले के बारे में सोचा जा रहा है। देखते हैं आने वाले टाइम में क्या मंजरनामा बनता है। बहुत शुक्रिया आपका जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे, सारे मामले पर हमें बता रहे थे। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे आज़ाद कश्मीर में मौजूदा और साबिक वज़ीर आज़म के साथ पेश आने वाले हादसात क्या जाहिर करते हैं, इस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, JUIF और हुकूमत के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं और एहतजाज और धरने की कॉल भी उनकी जानिब से दी गई है। इस सारे मामले पर बात करते हैं। इख्तियार वली खान साहब, कोऑर्डिनेटर वज़ीर आज़म, हमारे साथ मौजूद हैं। इख्तियार वली खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पहले तो ये बताइएगा, इख्तलाफात की मुख्तलिफ किस्म की खबरें हम तक पहुँच रही हैं। ये कहा जा रहा है कि एहतजाज और धरना देगी JUIF, और राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि उन्हें ज़ाहिर है धरना और एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो ये जो इख्तलाफात पैदा हो रहे हैं, किस तरह से इन इख्तलाफात को ख़त्म किया जा सकेगा, इस पर कमेंट कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे नहीं लगता कि ये कोई धरना वरना देंगे। ये अपने उस बयान को ये ऑन भी नहीं कर रहे हैं जो अब्दुल गफूर हैदरी के नाम से ये मंसूब है। कुछ लोग कहते हैं कि ये AI है, कुछ कहते हैं कि ये फेक है। पहले इसको ऑन करें, फिर जवाब भी दे देंगे। लेकिन अगर इस तरह का कभी भी कोई कॉल दी गई तो वहां पर भेज दिया जाएगा, जहां से ये निकलेंगे, जहां से ये आएंगे, वहीं पर ये चले जाएंगे। इंशाल्लाह मैं इस बात में क्लियर हूँ। अच्छा, इख्तियार वली खान साहब, ये फरमाइएगा कि सीनियर साफ़ी और तज़कियाकार नजम सेठी साहब ने कहा है कि आइनी तरमीम के वक्त मौलाना फजलुर रहमान साहब से ताउन लिया गया था, जिसके बदले उन्हें ये कहा गया था कि आपको सदर भी बनाएंगे। ये वादा भी किया और सदर बनाने समेत मज़ीद भी कई वादे किए गए थे। अब क्योंकि मौलाना साहब काफ़ी अरसे से ग्राउंड से बाहर हैं, कोई वादा पूरा नहीं किया गया और शायद पहली दफ़ा है कि वो बिल्कुल ही बाहर हैं, तो इसलिए जो है वो नाराज़ हैं। आप ये तो बताएं सर, ये वादे किए किसने, और फिर अगर किए तो पूरे क्यों नहीं कर रहे आप लोग? ये तरमीम नंबर कौन सी आपने बताई सर? ये जो अभी तरमीम करवाई गई माजी में, 27वीं और उससे पहले सर 26वीं और 27वीं तरमीम।
इमरान याकूब साहब, मुझे नहीं पता कि इसके बारे में कोई उनके साथ कोई वादा किया गया है, ये वैसे ही कोई बात हो सकती है। लेकिन जहां तक मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात है, तो पॉलिटिकल बात को पॉलिटिकल ही रहने दें। उनकी जो तकरीर है वो मुकम्मल तौर पर उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो सियासत पर है, वो इस्टेब्लिशमेंट के किरदार पर या उनके पॉलिटिकल किरदार पर है और उस पर तनकीद पर वो मुनहसर है। लेकिन जो दूसरा उसका हिस्सा है जिस पर पूरा पाकिस्तान, पूरी मुस्लिम उम्मा और पाक फौज के चाहने वाले इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, वो पूरी उम्मा में और पूरी दुनिया में मौजूद हैं। तो जो हिस्सा ये था कि आप शहीद होने का उसकी तनख्वाह लेते हैं, और ये नाकाबिले बर्दाश्त है। इसकी मतलब मैं समझता हूँ इसकी कोई तुक नहीं बनती है। अगर आपका कोई डिसएग्रीमेंट भी हुआ है, अगर कोई वादा खिलाफी भी हुई है, अगर कोई आप किसी के किरदार को नापसंद भी करते हैं, अगर आप जमहूरियत तौर पे और डेमोक्रेसी और सिविल सुप्रीमेसी की बात करते हैं या आप पे उस कैफियत का दौरा आया हुआ है, तो भी ठीक है, मैं मानता हूं। लेकिन शोहदा की कुर्बानी पर मिट्टी डालना, मेरे ख्याल में ये इसकी कोई एक नुक्ते बराबर भी, नुक्ते के सवे हिस्से बराबर इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। इख्तियार वली खान साहब, सर ये फरमाइएगा कि इसमें तो कोई शक नहीं कि पूरी कौम फौज, पाक फौज के साथ खड़ी है और शोहदा की कुर्बानियों के लिए किसी तौर भी कोई भी ज़ई शऊर और पाकिस्तानी जो है वो इससे इनकार कर ही नहीं सकता। आप ये फरमाइएगा, थोड़ी सियासी बात कर लेते हैं, कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये जो बात की है कि रियासत अगर आपने हुर्मुज़ खुलवा सकती है तो आज़ाद कश्मीर बंद है उसको भी खिलवाए, आपके ख्याल में उनका इशारा किस तरफ था? वो कहना क्या चाह रहे हैं सर? वो इशारा जिसको भी दे रहे हैं वो मेरे ख्याल में कुछ ज्यादा ही हाई होप्स के साथ गए थे गिलगित बल्तिस्तान में, और हमारे हिसाब से वो हाई स्कोर करके आ गए। इतना उनका स्कोर बनता नहीं था। उनका ये शायद ख्याल था कि जीबी में वो कोई सिंगल मेजॉरिटी ले लेंगे और बड़ी मेजॉरिटी ले लेंगे, 2/3 वाली, और हमने अंदाजा किया था कि ये 2, 3, 4 सीटों से ऊपर नहीं जाएंगे। बट आई डोंट नो, उनको सीटें मिल गई है। बहरहाल जो उनसे भी फार्म की है उनको मुबारक हो, लेकिन उनको प्रॉब्लम ये है कि अब कश्मीर का इलेक्शन वो उनसे वो मदद मांग रहे हैं और वाकओवर मांग रहे हैं कि कोई उनका मुकाबला भी ना करे, अपने उम्मीदवार भी इनकी हक में बिठा दे। यहां तक मैं कहूंगा कि अब नए हुर्मस की बात करते हैं बिलावल साहब, तो सिंध से जाने से पहले आप कच्चे के इलाके को तो खोल लेते, अगर अपने मुल्क की बात कर लेते हैं, अपने सूबों की बात कर लेते हैं, आप कश्मीर खोल सकते हैं। मुझे पता है इतनी इन्फ्लुएंस और इतने ताल्लुकात जॉइंट एक्शन कमेटी में बिलावल साहब के शायद हैं कि अगर वो खोलना चाहे तो वो खोल सकते हैं, बिकॉज इनकी तो बड़ी मेहरबानी रही है। जब जॉइंट एक्शन कमेटी ने स्टार्ट में अपने मामलात शुरू किए और इंतशार शुरू किया तो वहां पर 2 ही लोग थे, एक स्टेट की तरफ से, रियासत पाकिस्तान की तरफ से जो हमारे वफाकी वजीर अमीर मकाम, वो सिंगल हैंडेडली इंगेज रहे जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ। उन्होंने उनको इंगेज रखा, उनके मुतालिबात तस्लीम करते गए, बात वो 2 आईनी नुक्तों पर आ गई। बट इस दौरान फैसल मुमताज राठौर साहब कहाँ थे? उसके बाद जब वो वजीर आजम बने, उनकी ड्यूटी क्या थी? क्या उन्होंने जॉइंट एक्शन कमेटी को इंगेज किया? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कश्मीर में अपना वोट बैंक आने वाले इस इलेक्शन के लिए बचाते उन्होंने कश्मीर को इस हालत तक पहुंचा दिया है। इसको कहते हैं क्रिमिनल आजाद कश्मीर का भी जिक्र किया है कि ज़ाहिर आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात होने वाले हैं, लेकिन 2 सानेहात जो हैं वो हुए हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के स्क्वाड की गाड़ी भी खाई में जा गिरी, और ये भी कहा जा रहा है कि साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास के काफिले पर फायरिंग की गई है। ये 2 सानेहात पेश आए हैं, इसके पीछे क्या लगता है आपको, क्या मुहर्रिकात है? क्योंकि ज़ाहिर इलेक्शन भी आने वाले हैं, इस पर भी बताइएगा। देखिए, शरपसंदी तो वहां पर उन्होंने शुरू कर रखी है, और ये लोग कश्मीरी नहीं है। ये बिल्कुल, मतलब जो कश्मीर कॉज के खिलाफ है मैं उसको कश्मीरी नहीं मानता। जो इल्हाके पाकिस्तान का
मुखालिफ है, मैं उसको कश्मीरी नहीं मानता, वो हो ही नहीं सकते। हमारा तो एजेंडा यही है, उनका कश्मीर का एजेंडा, तकमील पाकिस्तान का एजेंडा, ये दोनों तो एक ही चीजें हैं। जो इसके खिलाफ बातें करते हैं वो ना पाकिस्तानी है ना वो कश्मीरी है। और मैं उनको समझता हूं कि ये लोग, इनके पेट में लुकमा जो है वो बैरून मुल्क से, वो सरहद पार से आया हुआ है। ये सरहद पार के निवाले खाकर आकर बैठ जाते हैं, बातें शुरू कर देते हैं। ऐसे लोगों पर मैं ख्याल में रियासत बड़ी नरमी बरत रही है, और कोई नरमी नहीं बरतनी चाहिए। और दिन ब दिन वो लोग थिन आउट हो रहे हैं, तकसीम हो रहे हैं। हर रोज आप देख रहे होंगे कि जॉइंट एक्शन कमेटी की क़यादत से लोग टूट रहे हैं और वो उनसे अलग होने का ऐलान करते हैं। अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे सिंध में शेल गैस का बड़ा जखीरा मौजूद, गैस की पैदावार रिकॉर्ड सतह तक बढ़ने के रोशन इम्कान, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, पाकिस्तान में तेल और गैस के ज़खायर की तलाश का सिलसिला जारी है। ऐसे में बड़े पैमाने पर ड्रिलिंग शुरू करने का फैसला किया गया है। कुछ इंटरनेशनल कंपनीज भी इसमें हमें असिस्ट करेंगी। इस सारे मामले पर बात करेंगे। अब्दुल हनान, साइंटिस्ट, ग्लोबल माइंस एंड मिनरल्स एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। इस मामले पर उन पर मजीद भी बात करते हैं। अब्दुल हनान साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं, मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स हो रही हैं। सिंध में भी शेल गैस के ज़खायर की मौजूदगी साबित हो गई है और ये बताया जा रहा है कि 7.5 ट्रिलियन क्यूबिक फुट तक शेल गैस के ज़खायर मौजूद हैं। इस बारे में बताइएगा, क्या आपके पास इंफॉर्मेशन है? बहुत शुक्रिया ज़ैनब। पाकिस्तान में दो तरह के हाइड्रोकार्बन्स हैं। एक को हम कन्वेंशनल कहते हैं, जो कि रूटीन में हम लोग डिस्कस करते रहते हैं। शेल गैस एक मखसूस अनकन्वेंशनल हाइड्रोकार्बन्स हैं और इसकी प्रेजेंस आज से नहीं, काफ़ी सालों से जितने भी स्टेट ऑन एंटरप्राइजेज हैं इनको पता था कि हमारे पास शेल गैस रिसोर्सेज हैं। लेकिन उस वक्त पॉलिसी ऐसी थी कि हम लोग रिलाय कर रहे थे कन्वेंशनल हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर। गुज़िश्ता कुछ सालों से जब हाइड्रोकार्बन डिप्लीट हो रहे हैं, वो शेल गैस हाइड्रोकार्बन को, इसमें जो सबसे मुश्किल टास्क है इसको निकालना होता है। तो सिंध के अंदर, हैदराबाद और सिंजार सांगड़ के अंदर ओजीडीसी की जो फील्ड्स हैं, और इसमें जियोलॉजिकली दो फॉर्मेशन है, सैम्बर फॉर्मेशन, रानीकोट ग्रुप और लोअर गोरू फॉर्मेशन, इनके अंदर शेल गैस के वसी ज़खायर मौजूद हैं। दूसरा इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि इनके अंदर जो रिजर्व हैं वो डिबेटेबल होते हैं, क्योंकि हम ये एस्टिमेट करते हैं कि 7.5 ट्रिलियन क्यूबिक फीट ऑफ गैस यहाँ पे मौजूद है। शेल गैस एक ऐसा डिपॉजिट होता है जिसमें जो ऑयल है वो गैस इस शेल के अंदर इंट्रैप होती है। तो इसको कन्वेंशनली जब हम ड्रिल करते हैं उसको निकाल नहीं सकते। तो इसके लिए बेसिकली हम फ्रैकिंग टेक्निक यूज करते हैं, तो जिससे जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ओजीडीसी ने बहुत अच्छा ये कैपेक्स किया और एक वेल है कुनार अनकन्वेंशनल वेल, जहां पे इन्होंने एक वर्टिकल वेल ड्रिल किया और गुज़िश्ता आने वाले सालों में अगर ये टारगेट सक्सेसफुल होते हैं तो इसमें 17 वेल को ड्रिल करेंगे। तो इस ड्रिलिंग में और नॉर्मल ड्रिलिंग में फर्क ये होगा कि ये एक हॉरिजॉन्टल वेल होगा, क्योंकि शेल एक बेड है जिसकी एक मखसूस थिकनेस है, तो उसको वर्टिकल की बजाय हॉरिजॉन्टल ड्रिल करके मैक्सिमम प्रोडक्शन ली जाएगी। और अगर पाकिस्तान इसमें कामयाब हो जाता है तो इसमें बहुत अच्छे चांसेस हैं कि हमारी जो डेली गैस कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो सकेगी। अब्दुल हनान साहब, ये फरमाइएगा कि वैसे तो कई गैर मुल्की कंपनीज जो हैं पाकिस्तान में तेल और गैस की फील्ड में काम कर रही हैं, लेकिन तुर्की की जो कंपनी यहाँ पे आ रही है पाकिस्तान में तेल और गैस तलाश करते हैं, आप क्या समझते हैं कि ये जो मंसूबा है इससे क्या फ़ायदा होगा? क्योंकि सेस्मिक सर्वे करने वाले बहरी जहाज जो हैं वो तो अक्टूबर में पहुँच जाएंगे पाकिस्तान, तो आप इस खुशाइंद पेशरफ्त पे क्या कहेंगे सर? इमरान साहब, ये बहुत खुशाइन बात है और हम गुज़िश्ता प्रोग्रामों में डिस्कस करते रहे हैं कि पाकिस्तान का जो फ्यूचर है हाइड्रोकार्बन्स में वो लाई करता है ऑफशोर के अंदर। और ऑफशोर में पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा गुज़िश्ता साल में 23 से 25 ब्लॉक ऑक्शन हुए थे। इन ब्लॉक्स में जो टर्किश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन है टपाओ, उन्होंने 6 कंपनीज के साथ जेवी किया है और ये जेवी ऑनशोर वेल्स के लिए भी है और ऑफशोर वेल्स के लिए भी है। तो टर्किश पेट्रोलियम कंपनी की जो सबसे बड़ी असेसमेंट है
कि इनके पास साइस्मिक वेसल्स होते हैं, क्योंकि जब हम हाइड्रोकार्बन्स को तलाश करते हैं तो इसको तलाश करने में हम रीजनली बहुत बड़े साइस्मिक सर्वेस करते हैं। और ये जो कंपनी है इनके पास अपनी वेसल्स हैं जो कि पाकिस्तान को ऑफशोर एक्सप्लोरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगी। और इस एक्सप्लोरेशन से ये पता चलता है कि समुंदर के अंदर हमारे जो टारगेट्स हैं जहां पे हाइड्रोकार्बन प्रोबेबल हो सकते हैं, जिनको हम ट्रैप कहते हैं, उनको ढूंढने में मददगार साबित होंगे। और आपको बताते चलूं कि इसमें टर्किश पेट्रोलियम का जो जेवी है वो माड़ी एनर्जीज के साथ है, पीपीएल के साथ है, ओजीडीसी के साथ है, इसके साथ फातिमा फर्टिलाइजर के साथ, प्राइम एनर्जीज के साथ और गवर्नमेंट होल्डिंग के साथ। तो ये 6 कंपनीज के साथ मुश्तरका जेवी है जिससे तकरीबन $300 मिलियन की इन्वेस्टमेंट प्रीक्योर हो सकेगी। और जो मल्टीनेशनल कंपनीज जब पाकिस्तान में आती हैं तो डेफिनेटली टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से लोकल कंपनीज को भी फायदा होता है, क्योंकि जियोलॉजिकली पाकिस्तान के अंदर जितनी भी स्टेट और एंटरप्राइजेज हैं हमारे पास बहुत अच्छी स्किल्स हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी से डेफिनेटली फायदा होता है। और ये बहुत अच्छा खुशाइन बात है। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि अगर हम गैर मुल्की कंपनीज की बात करें तो चीनी कंपनीज के साथ मिलके पाकिस्तानी फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने जो कॉन्फ्रेंस की है, इस दौरान $44 करोड़ से ज़ायद मालियत के 9 जो मुआहदे हैं उन पे भी दस्तखत किए गए हैं। तो पाकिस्तान में ऐसे जो मादनियात हैं वो तो ऑलरेडी हैं जो के फार्मास्यूटिकल में यूज़ होते हैं। आप क्या समझते हैं कि इन मुआहदों से पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को क्या फ़ायदा होगा? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इमरान साहब। देखें, जितनी भी हमारी मेडिसिन होती हैं उसमें सॉल्ट या हाइड्रेट्स यूज होते हैं। वो सल्फेट्स हो सकते हैं, वो फॉस्फेट्स हो सकते हैं, वो ऑक्साइड्स हो सकते हैं। तो हमारे पास जितनी भी यहाँ पे वन ऑफ द मेटेलिक कमोडिटीज है, मिनरल्स हैं, वो कुछ सल्फाइड रिच रॉक्स हैं, कुछ फॉस्फेट्स हैं, जैसे ककूल के एरिया हजारा में ये फॉस्फेट्स हैं। तो ये फॉस्फेट जनरली फर्टिलाइजर कंपनी में यूज होते हैं। इस तरह सिलिकेट्स हैं, ऑक्साइड्स हैं। तो पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी मतलब मिनरल्स के अलावा बाई प्रोडक्ट्स हैं जिनको मेडिसिनल कंपनी की सप्लाई में यूज किया जा सकता है, और ग्लोबली इस पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है। ये बेसिकली आप इसको हम इस तरह कह सकते हैं कि वैल्यू एडिशन करना। तो ये इस तरह के जो मुआहदे हैं डेफिनेटली बहुत ज्यादा बेनिफिशियरी होंगे पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए, पाकिस्तानी कंपनीज के लिए, क्योंकि बहुत से प्रोसेसिंग प्लांट में जो हमारे पास बाई प्रोडक्ट्स रह जाते हैं उनको यूज किया जा सकता है। और बलूचिस्तान के रेफरेंस से आपको बताता चलूं कि हमारे पास बहुत से सल्फर के ऐसे डिपॉजिट्स हैं जो कि मेडिसिनल कंपनी में यूज होते हैं, और तकरीबन उनकी जो परसेंटेज है, दलबंदीन के पास एक डिपॉजिट है जिसमें 51% सल्फर मौजूद है मिनिमम। तो ये बड़ा खुशाइन बात होगी कि अगर हम इस तरह की वैल्यू एडिशन को यूज करते हुए। मुझे ये भी बताइएगा हनान साहब, कुछ हमें मुख्तलिफ किस्म की डेवलपमेंट के मुतालिक तो खबरें आ रही हैं, अहम मुआहदे भी हो रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि दरामदी ईंधन पर इन्हिसार कम करने के लिए रिफाइनरीज की अहम तजवीज़ मंजूर करते हुए मुल्की बैंकों में फॉरेन करेंसी नोट्स अकाउंट्स खोलने की इजाज़त देने का भी सोचा जा रहा है। इस बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है? ये भी बताइएगा। कहा जा रहा है कि 3 से 5 साल में मुकम्मल होने का हदफ भी मुकर्रर किया गया है। इस बारे में कोई मालूमात है तो प्लीज़ वो भी हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिएगा। बिल्कुल। देखें ज़ैनब, जो आजकल नीड ऑफ टाइम है, क्रिप्टो करेंसी है और डिजिटल टोकनाइजेशन का कंसेप्ट है। इसमें क्या होता है कि हमारे जितने भी स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास कॉपर और है, हमारे पास मेटालिक मिनरल्स रिसोर्सेज हैं, हमारे पास बॉक्साइट है या कोई भी कमोडिटी है, तो उसके फिक्स डिपॉजिट को हम डिजिटली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। और दुनिया अब ग्लोबल मार्केट में जितने भी अक्रॉस बॉर्डर बिजनेसेस हैं, ये स्टॉक एक्सचेंज के जरिए होते हैं, और इसमें डिफरेंट कमोडिटीज के ऊपर, रिसोर्सेज के ऊपर इन्वेस्टमेंट होती है। और पाकिस्तान इस ऑन बोर्ड में शामिल होने जा रहा है, तो ये बहुत अच्छा स्टेप है। बैंकिंग सेक्टर में रिसेंटली लास्ट ईयर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इसी तरह की कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें कॉपर, गोल्ड, मेटालिक मिनरल और खासकर एंटीमनी के ऊपर डिजिटल टोकनाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो अगर पाकिस्तान इस साथ में शामिल होता है तो बहुत से फायदे इसमें शामिल होंगे। अच्छा अब्दुल्ला नान साहब, पहली दफ़ा पाकिस्तान में ये हुआ है कि स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम ज़खायर बनाने का फैसला किया गया है और इस सिलसिले में आलमी राब्ते भी शुरू किए गए हैं। ये भी खबरें हैं कि अमेरिकन लॉबिंग कंपनी से भी राब्ता किया गया। आप क्या समझते हैं कि अमरीकी इन्वेस्टर भी पाकिस्तान की तरफ इस वक्त देख रहे हैं, ख़ासतौर पर माइंस और मिनरल्स के हवाले से? तो इस हवाले से आपके पास क्या खबरें, पाकिस्तान को क्या करना होगा? वेरी रिसेंटली इमरान साहब वाशिंगटन डीसी में एक सॉर्ट ऑफ, जिसको हम कहते हैं बिजनेस टर्म के अंदर, लॉबिंग एग्रीमेंट्स। सो वन ऑफ द लॉबिंग एग्रीमेंट ये हुआ है कि 2 साल के लिए 1.2 मिलियन
के जरिए डिफरेंट बिजनेस पोर्टफोलियो को, जिसमें कॉमन इंटरेस्ट होगा यूएस डिपार्टमेंट का और हमारी जो मिनिस्ट्रीज हैं डिफरेंट, उनकी म्यूचुअल कोलैबोरेशन से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, सिक्योरिटी कंसर्न और मिनरल एक्सप्लोरेशन की फैसिलिटीज पे जोर दिया जाएगा। तो ये जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्समैन हैं, उनके डेफिनेटली जब भी इस तरह के मुआहदे होते हैं तो दोनों कंट्री में मुश्तरका एरियाज को देखा जाता है जो कि स्ट्रेटेजिकली बहुत बेनिफिट होते हैं। तो इस तरह के जो मंसूबे हैं वो बहुत कारआमद शामिल होंगे। दूसरा पॉइंट जो आपने भी रेज किया है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा जो हमारे पास स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने ऑन दी डायरेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ये कहा है कि हम स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाएंगे। और आप देखें गुज़िश्ता 70 सालों में हमारे पास जब भी इंटरनेशनल मार्केट में कोई भी स्टेट कंडीशन चेंज होती है तो हमारे पास ऑयल प्राइसेस इंक्रीज कर जाती हैं। अगर हम अपने नेबरिंग कंट्री में देखें तो उन्होंने अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाए हुए हैं। तो 90 डेज के अंदर डिफरेंट कंपनीज ने बिडिंग की है फॉर द फिजिबिलिटी स्टडी, और इस फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व है डेफिनेटली अभी इनिशियल फेज में है। इसका आपको ये बताता हूँ इसका फायदा क्या होगा कि हमारे पास जितने भी एनर्जी सेक्टर में स्क्रूटिनाइजेशन है उसमें फायदा होगा। प्राइस जनरली एकदम जो चेंज हो जाती है, अक्सर आप पूछा करते हैं आम लोगों को क्या फायदा होगा। तो अगर इस तरह के स्ट्रेटेजिक रिजर्व, और मेरा कहना यह है कि हम छोटे छोटे स्टेप से डिफरेंट जगहों पे स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाए तो कम से कम ये होगा कि हमारे पास क्रूड ऑयल रिजर्व में मौजूद होगा। अगर 2 हफ्ते या 3 हफ्ते की जंग लगती है तो हमारे पास 90 दिन का, 3 मंथ या 6 मंथ का स्ट्रेटेजिक जो क्रूड ऑयल वो मौजूद होगा, और इससे रीजनल पोटेंशियल भी बढ़ता है और हमारे पास जितनी भी इस तरह की टेक्नोलॉजी है वो कारआमद होती है। अब इसमें एक चीज है टेक्निकली, क्योंकि मैं जियोलॉजिस्ट हूँ, कि ये जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनते हैं ये अंडरग्राउंड भी बनते हैं और ये अबव सरफेस भी बनते हैं। अंडरग्राउंड जनरली ऐसे एरियाज में बनते हैं जो कि सॉल्ट बाउंड्स होते हैं, जो कि हमारी जितनी भी पोर्ट है वो क्या वहां पे पानी है तो उसमें सेटलमेंट के इशू है। तो जनरली जो बेस्ट सूटेबल है डेफिनेटली जो आरएफक्यू गवर्नमेंट ने दी है उसमें ये कंक्रीट ब्लॉक्स भी हो सकते हैं, ये स्टील ब्लॉक्स भी हो सकते हैं। लेकिन इन शॉर्ट ये जो डिसीजन है गवर्नमेंट का ये बहुत नीड ऑफ टाइम था, और आने वाले टाइम में अगर ऐसी कोई भी मामला होते हैं बिल्कुल ठीक है। बड़ी जबरदस्त तजावीज आपने दी अब्दुल हनान साहब, यकीनी तौर पर इस पर अमल दरामद हम इस मंसूबे को जल्द से जल्द मुकम्मल भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल हनान, जियो साइंटिस्ट, ग्लोबल माइंस एंड मिनरल्स एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे, सारे मामले पर हमें बता रहे थे। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम से दीजिए हमें इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।